एब्सोल्युटली। और इसमें मैं इसको कनेक्ट करूंगा इंडिया के साथ। अगर पाकिस्तान रीजनल हब बनना चाहता है तो उसकी मजबूरी है, उसको इंडिया के सामने घुटने टेकने होंगे। आई एम सॉरी। तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकोनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना। 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है। मोदी साहब है, उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, जुडिशरी भी उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक और डील की, और इंडियाज अकासा मेगा डील। अकासा जो है उसकी तरफ से अब एक जबरदस्त डील सामने आ रही है, जिसमें 150 बोइंग जेट्स की बात की जा रही है। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इकदामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिजल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया की यूनिवर्सिटी कहां पर चलेगी? आईआईटी। इंडिया की इकोनॉमी देख लीजिए सर, पैसा कमाना और पूरे मुल्क की मईशत चलाना दो अलग-अलग चीजें हैं। आईएमएफ के एक और प्रोग्राम में पाकिस्तान को अगर जाना है तो आने वाला दौर पाकिस्तान के लिए और एक आम पाकिस्तानी के लिए कितना मुश्किल होगा। और इंडिया के साथ जो हमारी बार्गेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज किए हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में रूस के 200 अधिकारी और उद्यमी हिस्सा लेंगे। गांधीनगर में 9 से 12 जनवरी के बीच आयोजित हो रही 10वीं वाइब्रेंट समिट में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और रूस के वरिष्ठ मंत्री वाइब्रेंट गुजरात समिट के काफी खास अतिथि होंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण के लिए गुजरात सरकार ने काफी अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। इस आयोजन में करीब 1 लाख मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। दिलचस्प तथ्य यह है कि मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी आईआईएम अहमदाबाद के पूर्व छात्र हैं। ऐसे में बतौर राष्ट्रपति जब गुजरात की धरती पर कदम रखेंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए यह मौका काफी खास होगा। तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों की झलक एक बार फिर इस वाइब्रेंट समिट में दिखाई देगी। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर तरक्की करनी है तो भारत के सामने घुटने टेक नहीं होंगे। आई थिंक किसी मुल्क की भी फॉरेन पॉलिसी ये तो तय है ना कि उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है उसकी रिफ्लेक्शन होती है। अब भारत की हम मिसाल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, 5 अगस्त 2019 की जो भी उनके इकदामात हो, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो अंदरूनी तौर पर जब मजबूत हो रहे हैं, उनकी मैशत मजबूत हो रही है, एज अ रिजल्ट उनकी दुनिया की जो ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। सो दे अंडरस्टैंड कि जो भी वो इकदाम लेंगे कोई रिएक्शन नहीं आएगा, या इस तरह का रिएक्शन होगा जिसको वो मैनेज कर लेंगे। नंबर 1 ये चीज़। दूसरी, मैं थोड़ी सी एक अनपॉपुलर यहाँ पे बात करूँगा। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि ओवर द ईयर्स पास्ट में जो भी हमने इनिशिएटिव्स लिए, आई थिंक हमने कश्मीर के ऊपर और इंडिया के साथ जो हमारी बार्गेनिंग चिप थी, बिकॉज ऑफ आवर ओन फॉलीज, हमने वो इनिशिएटिव लूज किए हैं। आज मैं आपको बता दूं कि अगर भारत का कोई भी एक निचले दर्जे का एक ऑफिशियल जो है वो ये कह दे कि कश्मीर इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी और हम तो तरफा तौर पर पाकिस्तान के साथ उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो दैट वुड बी सीन एज अ बिग डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। कहाँ से हमने शुरू किया था? एक मौका था कि जब वाजपेयी साहब आए थे, उसके बाद 2003 से लेकर 2007 तक भी प्रोसेस चला। फिर हमारी अपनी गलतियों की वजह से चीज़ें कहाँ तक पहुँच गई। इंडिया इकोनॉमिकली और जो उसका क्लाउड है, जो ओवरऑल जियो स्ट्रेटेजिक जो हालात हैं, अमेरिका का जो टिल्ट है टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ चाइना। 2024 में हमने ऐसे मौके अगर कोई है तो उसको खोना नहीं है। 2024 में मुझे लगता है कि देखें, एट टाइम्स जब आप मुश्किल सूरत हाल में होते हैं, ये अनपॉपुलर बात है, पब्लिकली लोग उसको पसंद ना करें, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट भी होती है। क्या आप मुझे बताएं कि आज अगर टेबल के ऊपर इंडिया आपके सामने आ जाए कि चलें इस पे बात करते हैं, जो हमारी इस वक्त ओवरऑल पोजीशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो हमारी इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज हैं, डू यू थिंक कि हम बेहतर को नेगोशिएट कर सकेंगे? आई बिलीव वी हैव टू गो फॉर अ स्ट्रेटेजिक रिट्रीट। हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए रिलेशनशिप को। उसके बाद दूसरा, प्रेसिडेंट शी ने 2024 के हवाले से उन्होंने स्पीच दी है जो हर साल देते हैं। इस साल जो उन्होंने स्पीच दी है उसमें उन्होंने खुद इस चीज का कन्फेशन किया है कि चाइनीज इकोनॉमी इज स्लगिश, चाइनीज इकोनॉमी कमजोर है। तो अगर वहां, और वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने आगे यहाँ के जो बिलियनर्स थे उनको मिले, बिजनेसमैन को मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप वापस आए चाइना में, वो विल फैसिलिटेट यू। अगर लोगों ने उनकी बात पर अमल ना किया तो दूसरा लूजर सबसे बड़ा चाइना होगा।
अगर और इसमें जो राइज पे जा रहे हैं ममालिक, तो उसमें सबसे नंबर 1 मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत है। 7.7% ग्रोथ रेट है उनका, और यही वेस्ट के लिए एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका। और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर। उन्होंने रेड सी के अंदर जो इस वक्त दुनिया के मिसाइल बन रहे हैं, बहरा अहमर के अंदर, वहां पे उन्होंने अपने 4 शिप्स भेज दिए हैं। वो अमेरिकन एलाइज जो वहां पे उन्होंने अपना एक कोलिजन बनाया है, वो इसका हिस्सा नहीं बने, वो खुद बिहेव कर रहे हैं। यहाँ ये बताना चाहूंगा उन्होंने 4 शिप्स क्यों भेजे वहां पे। दुनिया के अंदर इस वक्त चावल की जो तिजारत है, दुनिया के 40% चावल जो है वो भारत से आ रहे हैं। भारत ये नहीं चाहता कि उनके चावल की ट्रेड के ऊपर मसला बने। दूसरा मसला है तेल का। वो तेल लेते हैं, वो कहते हैं उसमें ना इंटरप्शन आए। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी भारत के अंदर, उनकी इकॉनमी सफर करेगी। बल्कि उन्होंने ये इस चीज का फैसला कर लिया था कि रशिया से अगर तेल नहीं आता तो वो हम वेनेजुएला से ले लेंगे। तो ये दूरंदेशी, नेशनलिज्म, ये सारी चीजें तब आती हैं जब आपकी इकॉनमी अपनी ठीक हो। भारत की इकॉनमी इस वक्त $600 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज मौजूद है। उनकी जो मोदी साहब है उनकी ग्रिप है, एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, उनके भी ग्रीन सिग्नल उनके साथ है, जुडिशरी भी उनके साथ है, अवाम उनके साथ है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो 2024 में जो विनर होगा वो भारत होगा। और उसके साथ पाकिस्तान के इलेक्शंस की बात मैं आपको क्या बताऊं, हर बच्चे को पता है। लोग दर हकीकत कहते हैं कि बाहर से लंदन से एक बंदा आ चुका है, सिर्फ उसकी ताजपोशी रहती है। इलेक्शन की एक्सरसाइज आपने करनी है, लेकिन उसके रिजल्ट निकल चुके हैं। लेकिन और जो सबसे ज्यादा मेरे जैसे बंदे के लिए तशवीशनाक है, अभी तक किसी के मुंह से मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं सुनी जिसको वो कहें कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और इस पे हम कौम की किस्मत तब्दील करेंगे। अभी तक किसी के मुंह से मैंने ये लफ्ज नहीं सुना कि हमने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे पढ़ानी है। मैं ये आपको अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त भारत के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया है कि चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट आप पढ़ें, लेकिन आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा मैनेजमेंट पढ़नी होगी। लेकिन मेरे मादरे मिल्लत जो है आज भी उनके कान और आंखें बंद हैं, उर्दू पे ट्वीट पे चढ़े हैं और पता नहीं इनका मुस्तकबिल क्या है। साजिद साहब, आपको याद होगा कि 2 से 3 साल कबल की बात है कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उन्होंने तमाम सिलेबस जरूर एक जैसा कर दिया था, लेकिन उर्दू को प्रायोरिटी में लेकर आए थे। और बहुत सारी ऐसी बुक्स थी हमारी जो इंग्लिश में आ रही थी, जैसे कि इस्लामियात वगैरह थी और सोशियोलॉजी वगैरह थी। ये जो बच्चों को पढ़ाई जा रही थी ये इंग्लिश में थी, लेकिन इन्होंने कन्वर्ट करके उसको भी उर्दू में कर दिया था। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? इसके ऊपर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई थी और पीटीआई के जितने रहनुमा थे उनके सबके बच्चे लंदन पढ़ रहे हैं। ये अगर नहीं पता किसी को तो गूगल करके देख लें। उनकी आधी से ज्यादा कैबिनेट ब्रिटिश और अमेरिकन थी। उनकी सेहत पे क्या असर है? वो चाहे पश्तो में शुरू कर दें, चाहे बलोची में पढ़ाना शुरू कर दें, चाहे सिंधी में पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि कौम के बच्चे तबाह होने हैं ना। तभी तो आज आपके मुल्क के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। इंग्लिश ट्वीट करें तो पूरी कौम के ऊपर से सर से गुजर जाती है।